हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिन और आपका स्वागत करता हूं कहानी पाला में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित देवदास। परिच्छेद फर्स्ट। बैसाख की एक दोपहरी में जब चिलचिलाती धूप का कोई अंत नहीं था और गर्मी की कोई हद नहीं थी, मुखर्जी कुल का देवदास ठीक उसी समय पाठशाला के कमरे के कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठकर स्लेट हाथ में लिए हुए कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमाई ले रहा था। आखिरकार वह गहरी सोच में डूब गया और पल भर में ही उसने तय किया कि ऐसी परम रमणीय बेला में पाठशाला के अंदर बंद होकर घुटते रहना किसी काम का नहीं। इसके बदले तो खुले आसमान के नीचे पतंग उड़ाते हुए चारों तरफ घूमने फिरने से बेहतर और क्या होगा। इस ख्याल के आते ही उसके उर्वर मस्तिष्क में इसका एक उपाय भी सूझ गया। वह हाथ में स्लेट लिए उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय टिफिन की छुट्टी हुई थी। बच्चों का झुंड तरह तरह की उछल कूद और शोरगुल करता हुआ पास ही बरगद के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेल रहा था। देवदास ने एक बार उस तरफ देखा। उसे टिफिन की छुट्टी नहीं मिला करती थी, क्योंकि गोविंद पंडित कई बार देख चुके थे कि जब वह पाठशाला के बाहर निकल जाता है तब फिर लौटकर आना पसंद नहीं करता। उसके पिता ने भी इस बारे में मना कर रखा था। अनेक कारणों से यही तय हुआ कि छुट्टी के समय वह कक्षा के मुख्य छात्र भोलू की देखरेख में रहा करेगा। इस समय कमरे में केवल पंडित जी दोपहरिया के आलस्य में आंखें बंद किए हुए सो रहे थे और पाठशाला का मुख्य छात्र भोलू एक कोने में हाथ पैर टूटी एक बेंच पर छोटा मोटा पंडित बना हुआ बैठा था। बीच बीच में बड़े अमनेपन से वह कभी तो लड़कों का खेल देखता और कभी देवदास और पार्वती पर अलसाई निगाह डाल देता था। पार्वती लगभग महीने भर पहले गोविंद पंडित की देखरेख में पढ़ने आई थी। पंडित जी ने संभवतः इस थोड़े से समय में ही उसका खूब मनोरंजन किया था, इसलिए वह सोए हुए पंडित जी का चित्र खूब मन लगाकर और अत्यंत धैर्यपूर्वक पाठ्य पुस्तक बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से बना रही थी और किसी दक्ष चित्रकार की तरह अनेक प्रकार से यह देख रही थी कि बड़े यत्न से बनाया हुआ वह चित्र अपने आदर्श के साथ कहाँ तक मिल रहा है। यह बात नहीं है कि चित्र अपने आदर्श से कुछ मिल रहा था, लेकिन पार्वती को इतने में ही पर्याप्त आनंद और आत्मसंतोष मिल रहा था। उसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और उसने भोलू से ऊंची आवाज में कहा, हिसाब नहीं हो रहा। भोलू ने खूब शांत और गंभीर मुंह बनाकर कहा, कौन सा हिसाब? मन शेर छटा, लाओ जरा स्लेट देखूं। भाव यह है कि उसके सामने इस तरह के कामों के लिए स्लेट के पहुंचने भर की ही देरी होती है। देवदास उसके हाथ में स्लेट देखकर पास ही खड़ा हो गया। भूलू जोर जोर से बोलकर लिखने लगा, 1 मन तेल का दाम 14 रुपए 9 आने 3 पाई हो तो। ठीक उसी समय घटना हो गई। जिस हाथ पैर टूटी बेंच को पाठशाला का यह प्रमुख छात्र अपने पद और मर्यादा के योग्य आसन समझकर यथा नियम आज 3 बरसों से रोज बैठने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है, उसके पीछे ढेर सारे चूने का एक ढेर लगा हुआ था। उसे पंडित जी ने न जाने कब किस युग में सस्ते दामों खरीदा था। इनका इरादा था कि जब कभी अच्छे दिन आएंगे तब इसमें एक कमरा और दलान बनवाएंगे। यह तो नहीं मालूम कि वे शुभ दिन कब आएंगे, लेकिन इस सफ़ेद चूने के प्रति उनकी सतर्कता और देखभाल भी में कोई कमी नहीं होती थी। संसार से अनभिज्ञ और परिणाम से अपरिचित कोई आश्रित बालक इस चूने का एक कण भी नष्ट न करने पाए, इसके लिए उनके प्रिय पात्र तथा अपेक्षाकृत व्यस्क भोलेनाथ को इस सैत्र संचित वस्तु की सावधानी से रक्षा करने का भार मिला था और वह बेंच के ऊपर बैठकर उसकी रखवाली करता था। भोलानाथ लिखा रहा था कि 1 मन तेल का दाम 14 रुपए 9 आने 3 पाई हो तो। तभी वह यहीं तक पहुंचा था कि अचानक उसके मुंह से निकला, अरे बाप रे। इसके बाद खूब गुल गुपाड़ा हुआ और पार्वती भी जोर जोर से चिल्लाकर और तालियां बजा बजा कर जमीन पर लौटने लगी। शोर सुनकर तुरंत ही जागे हुए गोविंदलाल आंखें किए हुए एकदम से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर खूब ही करता हुआ दौड़ रहा है। उसी समय उन्हें यह भी दिखाई दिया कि टूटी हुई बेंच के ऊपर एक जोड़ी पैर नाच कूद रहे हैं और चूने में जैसे ज्वालामुखी पर्वत फट पड़ा है। वे चिल्ला उठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रे। वहाँ कहने के लिए केवल पार्वती ही थी, लेकिन वह उस समय जमीन पर लौट रही थी और तालियां बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न अब क्रोध के रूप में प्रकट हुआ, क्या हुआ रे, क्या हुआ। इसके जवाब में श्वेत मूर्ति भोलेनाथ चूना हटाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने फिर चिल्लाकर कहा, बदमाश कहीं का, तू उसके अंदर कहाँ था? फिर वही देवा दुष्ट ढकेल कर
मन से छटाक फिर वही बदमाश। लेकिन दूसरे ही क्षण सारी बातें पंडित जी की समझ में आ गई और उन्होंने चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्के से गिराकर भागा क्या? भोलू और भी जोर से रोने लगा। इसके बाद कुछ देर तक चूने की झाड़ पहुंच हुई, लेकिन सफ़ेद और काले रंग में वह प्रमुख छात्र बहुत कुछ भूत की तरह दिखाई देने लगा और उसका रोना भी बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, मालूम होता है कि देवा तुझे धक्का देकर और गिराकर भाग गया है। भोलू ने कहा, हाँ। पंडित जी ने कहा, इसका बदला लूंगा। भोलू ने रोना जारी रखा। पंडित जी ने पूछा, सब लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों का दल लाल मुंह किए और हाँफता हुआ लौट आया और बोला, देवा पकड़ा नहीं गया, वह ईंटें फेंक कर मारता है। पकड़ा नहीं गया? एक और लड़का पहले ही बात दोहराने लगा, वह ईंटें। चुप रहे। वह थूक गटक कर एक और खिसक गया। निष्फल क्रोध में पंडित जी ने सबसे पहले पार्वती को खूब फटकारा और तब भोलेनाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल जरा कचहरी में चलकर मालिक से कह के आए। इसका मतलब यह है कि जमींदार नारायण मुखर्जी के पास चलकर उनके पुत्र की इस करतूत की फरियाद की जाए। उस समय तकरीबन 3 बजे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे और एक नौकर हाथ में पंखा लिए हवा कर रहा था। छात्र सहित पंडित जी के इस असमय आगमन से उन्होंने कुछ विस्मित होकर कहा, अरे यह तो गोविंद पंडित है। लेकिन गोविंद जाति के कायस्थ थे, इसलिए उन्होंने पहले तो भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और फिर भोलू को दिखलाकर विस्तार पूर्वक सब बातें कह सुनी। मुखर्जी माँ से बहुत ही नाराज हुए, बोले, यही तो मैं देखता हूँ कि देवदास हाथ से बाहर हुआ जा रहा है। अब आप ही हुक्म दें कि मैं क्या करूं। जमींदार साहब ने हुक्के की निगारी रखकर कहा, कहाँ गया है वह? मैं क्या जानूं? जो लड़के पकड़ने गए थे इन्हें ईंटें मार मार कर भगा दिया है। दोनों ही आदमी कुछ देर तक चुप रहे। फिर नारायण बाबू ने कहा, अच्छा घर आने दो, तब जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद अपना विद्यार्थी का हाथ पकड़कर जब लौटकर पाठशाला में पहुंचे तब उन्होंने अपने चेहरे और आंखों की भाव भंगिमा से सारी पाठशाला को संत्रस्त कर डाला और प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता यहाँ के जमींदार हैं, लेकिन फिर भी मैं उस पाठशाला में नहीं घुसने दूंगा। उस दिन पाठशाला की छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। चलते समय बालक आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, उफ देवा कितना मजबूत है। दूसरे लड़के ने कहा, भोलू को खूब छकाया। उफ कैसा ढेला फेंकता है। एक और लड़के ने भोलू का पक्ष लेकर कहा, देख लेना, भोलू भी इसका बदला लेगा। वह तो पाठशाला में आएगा नहीं जिससे कोई बदला ले। इस छोटे से दल के साथ एक और पार्वती भी स्लेट और किताब हाथ में लिए हुए घर लौट रही थी। उसने पास के एक लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, मनी, क्या वे अब देवदा को सच में पाठशाला में ना आना देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं। पार्वती खिसक गई। यह बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती महाशय जमींदार साहब के पड़ोसी थे, अर्थात मुखर्जी महाशय का जो बहुत बड़ा मकान था उसी के पास चक्रवर्ती महाशय का भी छोटा सा पुराने ढंग का मकान था। उनके पास 10-5 बीघे जमीन जायदाद थी और 2-4 घर यजमान भी थे। जमींदार साहब के घर से भी उन्हें कुछ मिल जाता था। उनका परिवार अच्छी तरह से रहता था और उनके दिन मजे में कटते थे। पहले धर्मदास के साथ पार्वती की भेंट हुई। वह देवदास के यहाँ का नौकर था। जब देव 1 बरस की उम्र का था तब से लेकर आज 12 बरस की उम्र तक वह देवदास जी के साथ ही है। वही उसे पाठशाला में पहुंचाया करता था और फिर छुट्टी के समय आकर घर ले जाया करता था। यह काम उसने नियम पूर्वक किया और आज भी वह उसी काम के लिए पाठशाला की ओर जा रहा था। पार्वती को देखकर उसने पूछा, क्यों पारो, तुम्हारे देवदा को देखा क्या? भाग गए। धर्मदास ने बहुत ही चकित होकर पूछा, भाग गए? क्या मतलब? उस समय पार्वती भोलेनाथ की दुर्दशा की बात करके फिर नए सिरे से हंसने लगे। देखो धर्मदास, देवदा एकदम चूने के ढेर पर एकदम से उसे चित पटक कर। यद्यपि धर्मदास ने सारी बातें अच्छी तरह ना समझी, लेकिन फिर भी पारू को हंसते देखकर वह भी हंस पड़े। फिर हंसी रोककर कुछ आग्रहपूर्वक पूछा, बताओ पारू क्या हुआ? देवदा ने भोलू को धक्का देकर गिरा दिया चूने के ढेर पर। ही। अब धर्मदास ने बाकी बातें भी समझ ली और बहुत ही चिंतित होकर पूछा, क्यों पारू, जानती हो कि इस समय वह कहाँ है? मैं क्या जानूँ? नहीं, तुम जानती हो, बतला दो। जान पड़ता है कि उसे बहुत भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो खूब लगी होगी, लेकिन मैं बतलाऊंगी नहीं। बतलाओगी क्यों नहीं? बतला दूंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं जाकर उन्हें खाना दे आऊँगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ बोला, अच्छा दे आना और संध्या से पहले ही उसे बातों में भुलाकर घर ले आना। अच्छा, ले आऊँगी। घर पहुंचकर पार्वती ने देखा कि उसकी माँ ने, देवदास की माँ ने भी सब बातें सुन ली हैं। उसने भी पूछा गया। हंसकर और गंभीर होकर जो कुछ उसने बना उसने क्या सुनाया। इसके बाद उसने अपने आंचल में थोड़ी सी मूड़ी बांधी और जमींदार के काम के बाग में प्रवेश किया। वह बाग उन लोगों के मकान के पास ही था और उसी के एक और बांस का झुरमुट था। वह जानती थी कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इस झुरमुट के भीतर थोड़ी सी जगह साफ कर ली है। जब वह भागकर कहीं छुपना चाहती थी तब इस गुप्त स्थान में चला आता था। भीतर पहुंचकर पार्वती ने देखा कि बांस के झुरमुट के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा हुक्का लिए हुए बैठा है और सियानों की तरह तंबाकू पी रहा है। उसका चेहरा बहुत गंभीर है और उस पर चिंता फिक्र छाई हुई थी।
पार्वती को देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी उसने जाहिर नहीं होने दी। तम्बाकू पीते हुए उसने गंभीर भाव से कहा, आओ पार्वती, बैठो। पार्वती पास आकर बैठ गई। उसने अपने आंचल में जो कुछ बांध रखा था उस पर तुरंत ही देवदास की दस्ती पड़ गई। उसने बिना कुछ पूछे ही आंचल खोल लिया और मूढ़ी खाना शुरू करके कहा, क्यों पारो, पंडित जी क्या कहते थे? उन्होंने सब बातें जाकर ताऊ जी से कह दी हैं। देवदास ने हुक्का ज़मीन पर रख आंखें फाड़ कर पूछा, बाबूजी से सब बातें कहती हैं? हाँ, फिर क्या हुआ? अब भी तुम्हें पाठशाला में ना आने देंगे। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। इस बीच में मूढ़ी को खाकर समाप्त कर चुका था। उसने पार्वती की ओर देखकर कहा, लाओ संदेश दो। संदेश तो मैं नहीं लाई। अच्छा तो लाओ, पानी दो। पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? देवदास ने कुछ बिगड़ कर कहा, अगर कुछ भी नहीं लाना था तो फिर आई क्यों? जाओ पानी ले आओ। उसका वह स्वर पार्वती को अच्छा ना लगा। उसने कहा, अब मैं नहीं जा सकती, चलो तुम ही चल कर पी लो। भला अभी क्या मैं जा सकता हूँ? तो क्या यहीं रहोगे? अभी तो यहीं रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती का मन दुखी हो गया। देवदास की परेशानी देखकर और बातें सुनकर उसकी आंखों में जल भर आ रहा था। उसने कहा, देवता मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? ऐसा कहीं होता है? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं तो चलूंगी ही। नहीं, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं, जाओ पहले पानी ले आओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, मैं तो चलूंगी। जाओ पहले पानी ले आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पीछे से भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन पार्वती उसकी इस बात पर विश्वास न कर सके, इसलिए वहीं बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ, कह रहा हूँ ना। पार्वती चुप रही। इसके बाद उसकी पीठ पर एक खूंसा पड़ा। जाएगी नहीं? पार्वती रो पड़ी। उसने कहा, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी। देवदास एक तरफ चला गया। पार्वती भी वहां से रोती हुई उठकर चल पड़ी और देवदास के पिता के पास पहुंची। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत चाहते थे। बोले, क्यों बेटी पारो, तुम रो क्यों रही हो? देवदा ने मुझे मारा है। कहाँ है वह? वही बगीचे में बांस की झाड़ी में बैठे हुए तम्बाकू पी रहे थे। एक तो पंडित जी के आने से वो यूं ही चिड़े बैठे थे, जिस पर इस समाचार ने उन्हें बिल्कुल आग बबूला कर दिया। उन्होंने पूछा, देवा, शायद फिर तम्बाकू पीने लगा है? हाँ, पीते हैं, रोज़ पीते हैं। बांस के झुरमुट में उनका हुक्का छिपाया हुआ है। तो फिर इतने दिनों से क्यों नहीं कहा? मैं डरती थी कि देवदा मुझे मारेंगे, लेकिन असल में बात यह ना थी। उसे डर था कि अगर यह बात कह दूंगी तो देवदास को सजा भुगतनी पड़ेगी, और इसीलिए उसने पहले कोई बात नहीं कही थी। लेकिन आज गुस्से में आकर यह बात कह डाली। अभी उसकी उम्र से 8 वर्ष की थी। अभी उसे गुस्सा बहुत था, लेकिन फिर उससे समझ बूझ कम न थी। वह घर जाकर बिछौने पर पड़ गई और रोती रोती सो गए। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। तो दोस्तों, ये था देवदास का पहला परिच्छेद। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं देवदास के अगले एपिसोड।